प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिव गायत्री में स्वागत है। आज हम सभी संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार के विषय में अध्ययन करेंगे। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो भारतवासियों के लिए एक फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार का गठन किया गया था, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिस अधिकार को छीना नहीं जा सकता है, उसको मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसको ब्रिटेन में वहाँ के राजा ने सबसे पहले वहाँ के कुछ लोगों को एक विशेष प्रकार का अधिकार प्रदान किया था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन है और ये संविधान के भाग 3 में दिया गया है। मूल भारतीय संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकारों का उल्लेख था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44 नंबर का संविधान संशोधन करके उसे मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको अनुच्छेद 300A में रखा गया। प्रिय दर्शकों, हम मौलिक अधिकार को डीपली स्टडी करते हैं। जो मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 में दिए गए हैं, कुछ इस प्रकार के आपके सामने उपस्थित हैं। समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। समता या समानता तो कथन से ही स्पष्ट है कि इसमें सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखा जाएगा, उनमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार, यानी यहाँ के रहने वाले सभी नागरिकों को स्वतंत्रता होगी, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी यहाँ के नागरिकों का शोषण भी नहीं होगा, जो अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जैसा कि आप सभी को प्रस्तावना में बताया गया है। तो यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्म होंगे, तो हर व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, अर्थात आपको धार्मिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता होगी। धार्मिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता होगी। नंबर 5, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी आपके कल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, आपकी शिक्षा की वृद्धि के लिए उससे भी संबंधित अधिकार आपको दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। और अगर इन सभी अधिकारों का हनन हो रहा है या ये अधिकार आपको नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, तो आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। यह बताया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, जो कि अनुच्छेद 32 में बताया गया है। अब इसकी अध्ययन हम गहनता से करेंगे और कुछ इस प्रकार से होगा। तो चलिए मित्रों, इसको गहन अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो प्यारे मित्रों, पहला मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है समानता का अधिकार, यानी कि सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाएगा, जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 14 यह कहता है विधि के समक्ष समानता, अर्थात भारत के सभी नागरिक जो भारतीय होंगे
वो सभी लोग कानूनी दृष्टि से एक समान होंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, या फिर कोई आम नागरिक हो। अगर वो किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो दंडात्मक कार्यवाही है वो सभी के लिए समान होगी। ऐसा नहीं है कि अगर एक मुख्यमंत्री हत्या करता है तो उसके लिए 2 साल की सजा, और अगर कोई आम नागरिक हत्या करता है तो उसको मृत्युदंड। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो आईपीसी में वर्णित है, जो भारतीय संविधान में वर्णित है, वह सभी के लिए समान होगा और उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अर्थात कानूनी दृष्टिकोण से सभी लोग समान होंगे। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्यारे मित्रों, अनुच्छेद 15 ये किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है? समानता की। तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात आप किस धर्म से हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं कि ईसाई हैं, इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं। आप सभी पहले भारतीय नागरिक हैं। नंबर 2, नस्ल, आपकी किस प्रकार की नस्ल है, इसके आधार पे भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको केवल यही समझा जाएगा कि आप केवल एक भारतीय नागरिक हैं। जाति, जाति के आधार पे भी कोई भेदभाव नहीं होगा। ये नहीं आप शूद्र हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शुक्ल हैं, आप तिवारी हैं, आप मोहम्मदन हैं, आप जैन हैं, आप पारसी हैं, कोई भेदभाव नहीं। यानी जाति के आधार पे भी कोई भेदभाव नहीं। लिंग, अर्थात ये मायने नहीं रखता है कि आप पुरुष हो, स्त्रीलिंग हो या उभय लिंग हो, लिंग के आधार पे भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी नागरिक, वो किसी भी लिंग से संबंधित हो, सभी लोग भारतीय होंगे। जन्म स्थान के आधार पे ये जरूरी नहीं है कि आप भारत में पैदा हुए हैं, भारतीय नागरिक होंगे। जरूरी नहीं आपके माता पिता विदेश गए, वहाँ पे आपका जन्म हुआ तो कहा जाए कि आप विदेशी हो गए। इसके आधार पे भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो प्यारे मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको ये बातें बड़ी ही अच्छे से समझ में आई होंगी कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किस प्रकार से निषेध है, यानी कि किस प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा रहा है। अब बात आती है तीसरे नंबर की समानता, और वो तीसरे नंबर की समानता क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब यह लोक नियोजन क्या है? तो आसान भाषा में कहें, सरकारी नौकरियों में सभी को समानता दी जाएगी। सरकारी नौकरियों में सभी को समान रूप से अवसर दिया जाएगा। यानी कि अगर हम कोई विज्ञप्ति जारी करते हैं कि इस विज्ञप्ति में इतनी रिक्तियां हैं, तो उसमें सभी नागरिक भाग ले सकते हैं एक समान रूप से। लेकिन अगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात हो तो उसमें थोड़ा भेदभाव हो सकता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, जनरल कोटे के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, एससी एसटी के लिए अलग प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था है। तो यह केवल समाज को एक समान लाने के लिए किया जा रहा है। यानी कि अगर हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है तो उसमें कर सकते हैं, अगर निगेटिव है तो ऐसा नहीं किया जाएगा। सभी को समान रूप से सरकारी नौकरियों में अवसर प्रदान किया जाएगा। प्यारे मित्रों, 17 नंबर का अनुच्छेद व्याख्या करता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। आजादी से पहले हमारे भारतवर्ष में छुआछूत जैसी प्रथा थी। छुआछूत ये होता था कि जो कुलीन लोग होते थे वो अकुलीन लोगों को मलिक्ष समझते थे, और जब वो कहीं उनके धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित हो जाते थे और भाग लेते थे तो उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता था, गंदे तरीके से व्यवहार किया जाता था। उन्हें सामाजिक समारोहों में भाग नहीं लिया देने जाता था, सार्वजनिक स्थानों पे नहीं भाग लेने दिया जाता था। तो ये था छुआछूत, जो कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे किया जाता था।
तो अनुच्छेद 17 ये कहता है कि किसी भी प्रकार की छुआछूत अब नहीं होगा और इसको खत्म किया जाता है, यानी कि छुआछूत का अंत हो जाता है और ये एक प्रकार का दंडनीय अपराध होगा अगर ऐसा कोई करते हुए पाया जाता है। 18 नंबर, उपाधियों का अंत। देश आज़ादी से पहले हमारे यहाँ के लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की उपाधियां दी गई थी, जैसे कि केसरे हिंद, नेताजी, पंडित, महाराष्ट्र का शेर, महाराजा, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर, राय, राणा आदि जैसे उपाधियां दी जाती थी, जिससे समाज में भेदभाव बना रहता था। तो इस भेदभाव के गैप को खत्म करने के लिए उपाधियों का अंत कर दिया गया और कहा गया कि अब से कोई भी नागरिक अपने नाम के आगे उपाधियों का उपयोग नहीं कर सकता है। किंतु इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे कि शिक्षा और आर्मी के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति पीएचडी कर लिया है तो अपने नाम के आगे जो है अपनी उपाधि यानी डॉक्टर की उपाधि लगा लेता है। कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियर लिख लेता है, कोई ब्रिगेडियर है तो ब्रिगेडियर लिख लेता है, प्रोफेसर है तो प्रोफेसर प्यारेलाल इत्यादि लिख लेता है। अब कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जाते हैं उपाधि के तौर पे, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये दिए तो जाते हैं लेकिन इन्हें आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 14 से 18 में लगभग चीजों को समान करने की कोशिश की गई और इससे समाज में एक समानता उत्पन्न हुई, इसीलिए इसे समता और समानता का अधिकार कहा जाता है। आइए मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हमारे भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं और वो क्या है, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन है। सर्वप्रथम देखते हैं कि अनुच्छेद 19 क्या कहता है। अनुच्छेद 19 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख करता था। जब संविधान का निर्माण हुआ था, यानी कि जो मूल था, बाद में उसमें संशोधन करके 6 कर दिया गया। वो कैसे, हमने शुरू में आपको बताया था कि जो संपत्ति का अधिकार था 19F में, उसको हटा करके 300A में जोड़ दिया गया। अब वो कानूनी अधिकार हो गया है, मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो अनुच्छेद 19 में वो 7 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी गई थी उसको एक तरीके से अध्ययन करते हैं। नंबर एक बोलने की स्वतंत्रता, वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 का आ, अर्थात आप अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया पे लेख लिखने की स्वतंत्रता। आज जो चुनाव हो रहे हैं 2022 उत्तर प्रदेश का, आप सभी देख रहे हैं कि इसमें एक नेता दूसरे नेता के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। यह वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A के प्रयोग के आधार पर कर रहा है। 19B सभा करने की स्वतंत्रता, आप 2, 4, 10, 20, 18 लोग, 100 लोग, 1000 लोग बैठ करके सभाएं कर सकते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19B के आधार पे होता है। जो आज जनसभाएं रैलियां हो रही हैं ये 19B के तहत हो रही हैं, किंतु ये सभाएं शांतिपूर्ण और बिना हथियार के होना हो चाहिए। अगर इस प्रकार से होता है कि शांतिपूर्ण नहीं होता है, हथियार का प्रयोग किया जाता है,
तो वहां पे धारा 44 का प्रयोग करके उन्हें तितर बितर कर दिया जाता है। उन्हें सभा करने की स्वतंत्रता नहीं होती है, वो नष्ट कर दी जाती है। तो शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं। अनुच्छेद 19C संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अर्थात 10 लोग, 12 लोग, 20 लोग मिल करके एक प्रकार के संगठन, एक प्रकार की पार्टी या कोई समाज सेवी संगठन का निर्माण कर सकते हैं जो कि राष्ट्र हित में हो। अगर राष्ट्र हित में नहीं है तो उस संगठन को भी टाडा के तहत नष्ट कर दिया जाएगा। जैसे हमारे देश में आज सैकड़ों राजनीतिक पार्टियां बन बैठी हैं, तो यह संगठन बनाने की स्वतंत्रता के आधार पर ही हैं। अनुच्छेद 19D देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता। हमारे भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19D में ये बताया गया है, ये कहा गया है, ये अधिकार दिया गया है कि वह भारतीय नागरिक देश के किसी भी कोने में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जिस राज्य का है उसी राज्य में भ्रमण कर सकता है, नहीं, वो संपूर्ण देश में कहीं पे भी आवागमन कर सकता है, टहल सकता है, उसको देख सकता है, उसकी यात्राएं कर सकता है, उसका पर्यटन कर सकता है। अनुच्छेद 19E किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप देश के किसी भी कोने में, किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं और वहां पे अस्थायी रूप से रह भी सकते हैं, बस सकते हैं, वहां पे जमीन खरीद सकते हैं। व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19G यह कहता है व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप देश में रह करके व्यापार कर सकते हैं। यह हमें स्वतंत्रता के अधिकार में 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। तो प्यारे मित्रों, इसको याद करने का तरीका क्या है? पहली चीज, आपने बोला तो बोलने की स्वतंत्रता। अब बोले तो आपके ऊपर लोग हावी हुए तो आपने संगठन बना लिया, तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता। बोले तो सभाएं की, सभा करने के बाद आपने संगठन बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद में अपने विचारों को रखने के लिए आपने देश में पूरे भ्रमण किया, तो देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। और जब देश भ्रमण पे निकले तो आपको अच्छा लगा और कहें आप हम यहीं बस जाएं, तो वहां पे बस गए, तो बसने की स्वतंत्रता। और जब बसे तो अपने जीवन यापन करने के लिए आपको कुछ व्यापार करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उद्योग धंधा चलाना पड़ेगा, तो फिर आप वहां पे व्यापार करने लगे। तो इस प्रकार से आपने बोला, सभा किया, संगठन बनाया, भ्रमण किया, भ्रमण करने के बाद में वहां निवास किए और निवास करने के बाद में आपने व्यापार किया। तो इस प्रकार से 6 स्वतंत्रताएं आपको प्राप्त हो गई। तो प्यारे मित्रों, आशा करता हूं कि यह बड़ी ही आसानी और समझदारी तरीके से याद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में नेक्स्ट किस प्रकार की स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 20 ने बताया है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। तो अभी हमने 19 में पढ़ा, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली। अब अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि आपको सजा दे दी गई है, यानी कि आपके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है कि आप अपराधी हैं। तो जब आपके ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है तो उस दौरान भी आपको कुछ संरक्षण दिए गए हैं। वो संरक्षण क्या है? एक अपराध की केवल एक सजा। ऐसा नहीं है कि आपने 302 किया है तो आपके ऊपर 307 का, चोरी का, डकैती का कुल मुकदमा लग जाएगा। नहीं, आप डकैती करने गए थे और उस दौरान 302 हो गया है तो आपको केवल 302 की सजा होगी, यानी एक अपराध की केवल एक सजा होगी। और अपराध करते समय जो कानून था उसी के तहत सजा होगी। यानी जब आपने अपराध किया तो उस समय ये लागू था कि जो 302 करेगा तो उसको जो है या तो मृत्युदंड या तो कारावास होगा। तो
वही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं बाद में परिवर्तन होगा कि चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो। तो अब आपको चौराहे पे खड़ा करके गोली नहीं मारा जाएगा। जो सजा आप जब किए थे, जो मतलब जिस समय जो क्राइम किए थे उस समय जो सजा था उसी के तहत आपको सजा मिलेगी। तीसरे नंबर का है कि जबरदस्ती आपको दबाव में नहीं रखा जा सकता है कि आप अपने खिलाफ जाके गवाही दे दें, यानी आप स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। तो 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको जब दोष सिद्ध हो जाता है उस दौरान संरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 20 पहली क्या है? एक अपराध के लिए एक सजा, और अपराध के समय जो सजा निर्धारित है वही सजा। अब अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो, कोई बाध्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 21 यह व्याख्या करता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि प्राण और देह की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति आपके प्राण नहीं निकाल सकता, आपका प्राण का हरण नहीं कर सकता, या आपके देह का क्षरण नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति, संगठन, राज्य, कंपनी या निकाय। लेकिन कुछ स्थितियों में ऐसा होता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में आपके प्राणों का हरण किया जा सकता है। जैसे अगर आपके ऊपर 302 का मुकदमा चल रहा था और दोष सिद्ध पाए गए और न्यायालय ने सजा सुनाई कि आपको मृत्युदंड देना है, तो आपके प्राण हरण कर लिए जाएंगे। तब तो यहां पे ये अवहेलना हो रहा है स्वतंत्रता की? नहीं, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा आपके प्राण का हरण नहीं किया जा सकता, और ना ही आपके दैहिक स्वतंत्रता का हनन किया था। दैहिक स्वतंत्रता क्या है? आपको स्वच्छ वायु प्राप्त करना दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। स्वच्छ जल प्राप्त होना यह भी दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। स्वच्छ पर्यावरण भी प्राप्त हो यह भी दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसीलिए भारत राज्य सरकार हरित प्राधिकरण का निर्माण किया है, जिसके तहत आपको स्वच्छ वायु, जल और पर्यावरण प्रदान करता है। इसी के तहत अनुच्छेद 21A में 2002 में यह बताया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से और निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। यानी कि जो बच्चे 6 से 14 साल तक हैं वो पढ़ेंगे और निःशुल्क पढ़ेंगे। ये उनके माता पिता या संरक्षक उन्हें प्रदान कराएंगे। ये 86 नंबर के जब संविधान संशोधन हो रहा था उस दौरान जोड़ा गया है। यानी 86 नंबर पे संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और यह बताया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा 21A में। प्यारे मित्रों, स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 22 क्या कहता है, इसको देखते हैं। अनुच्छेद 22 2 प्रकार का संरक्षण देता है गिरफ्तारी के संबंध में, यानी कि जब आपको गिरफ्तार किया जाए। एक तो अपराध के बाद, यानी आपने अपराध कर दिया है, अब आपके ऊपर दंड रूपी प्रक्रिया चलेगी दंड देने के लिए, यानी दंडात्मक प्रक्रिया। और दूसरा है जब आपने अपराध नहीं किया है और ये कोशिश किया जा रहा है कि अपराध ना हो, 2 कंडीशन में गिरफ्तारी होगी। तो पहला देखते हैं, जब आपने अपराध कर दिया है तो अपराध करने के बाद में आपको हिरासत में अगर कोई पुलिसकर्मी कर रहा है, यानी अगर कोई एसआई, दरोगा या सिपाही आपको गिरफ्तार करने आता है, तो आपको गिरफ्तार करने से पहले आपके अपराध को बताएगा कि किस कारण से मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं। यानी कि गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, गिरफ्तारी का कारण। और अगर आपको गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो दंड अधिकारी के पास लेकर जाएगा। यानी कि जो पास में कोई मजिस्ट्रेट या जिला न्यायालय है वहां पे आपको उपस्थित करेगा।
और जब आप वहाँ उपस्थित होगे तो अपने बचाव के लिए अपने मन पसंद की वकील से सलाह ले सकते हैं या वकील को नियुक्त कर सकते हैं। ये अपराध करने के बाद की प्रक्रिया में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण दिया गया है। और अगर अब अपराध नहीं हुआ, उससे पहले अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, वो कैसे है? जैसे अगर ये लग रहा है कि इस व्यक्ति को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो बहुत बड़ा दंगा हो सकता है, तो उस दौरान आपको बिना बताए, बिना वारंट के गिरफ्तार भी किया जा सकता है और आपको 3 महीने तक नजरबंद भी रखा जा सकता है और 3 महीने के बाद दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अब कहोगे ये कहाँ होता है? तो यह घटना जब धारा 370 हटाया गया था तो इतने नेताओं को 3 महीने के लिए नजरबंद कर दिया गया था। ये गिरफ्तारी के संरक्षण के संबंध में था, अपराध होने से पहले, क्योंकि जानते थे कि अगर ये मुफ्त रहे तो मुफ्त में ये जो है पूर्णतः दंगा फैला देंगे, तो उस दंगे से बहुत बड़ा हानि हो सकता था, इसलिए इनको पहले ही नजरबंद कर दिया गया था। तीसरे नंबर का मौलिक अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि भारतीय नागरिकों का शोषण भी नहीं होगा। ये 2 प्रकार का है, अनुच्छेद 23 और 24। तो जब हमारे देश में संविधान नहीं लागू था तो उस दौरान हमारे भारतीय नागरिकों का शोषण होता था। वो क्या था? शोषण ये था कि जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, यानी जो कुलीन लोग होते थे, जिनके पास धन होता था, मान होता था, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से मजबूत होते थे, वो दबे तबदे के लोगों को अपने यहाँ बंधुआ बना के मजदूरी कराते थे, दास बना लेते थे, अपने मनोरंजन के लिए स्त्रियों को खरीदते और बेचते थे। इस प्रकार से शोषण हो रहा था। तो अनुच्छेद 23 ये कहता है कि अब ना तो मानव की खरीदारी और बिक्री होगी और ना ही उनको बंधुआ मजदूर बनाया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अनुच्छेद 24, पहले छोटे छोटे बच्चों को जोखिम भरे कामों में लगा दिया जाता था, जिससे उनका भविष्य खत्म हो जाता था और उनके भविष्य के साथ साथ हमारे देश के भी तमाम प्रतिभाएं नष्ट हो जाती थी। इस चीज को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 24 में यह जोड़ा कि छोटे बच्चों को कारखानों में या जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के जोखिम भरे कामों में लगाता है, जिस बालक की उम्र 14 साल से कम है, तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। फिर प्रश्न ये उठता है, अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति इस प्रकार से है कि उसका सहारा मात्र एक बेटा है और अगर वो काम नहीं करेगा तो परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, तो उस दौरान इसमें एक शब्द जोड़ा गया था कि जोखिम भरा काम नहीं करेगा। अर्थात छोटे मोटे काम अगर किसी को लगता है कि इस व्यक्ति को, इस बच्चे को काम देना चाहिए जिससे से एक परिवार का जो है भरण पोषण हो, तो सामान्य कार्य दे जिससे उसका भविष्य अंधकार में न जाए और उसके स्वास्थ्य में भी कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, यानी सामान्य कार्य कर सकता है, जोखिम भरे कार्य नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद 24 व्याख्या करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। प्रिय मित्रों, चौथा प्रकार का जो स्वतंत्रता है वो धार्मिक स्वतंत्रता है, यानी धर्म से संबंधित स्वतंत्रता आपको दिया गया है, वो आपके अधिकार है। क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, यानी हम ना तो किसी धर्म को अपनाने के लिए कहते हैं और ना ही किसी धर्म को गलत साबित करते हैं। यानी जो व्यक्ति जिस धर्म को अपनाना चाहे उस धर्म को अपना सकता है और जिस धर्म को नहीं अपनाना चाहता उसे जबरन अपनाने के लिए कहा भी नहीं जाएगा। यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। तो इसके आधार पे
अनुच्छेद 25 से 28 तक व्याख्या किया गया है। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अंतरात्मा से मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसके रीति रिवाजों को मान सकता है। ये होती है धार्मिक स्वतंत्रता। आप देख रहे हो हमारे यहाँ हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, जैन हैं, धर्मों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। देख रहे हैं इस तस्वीर में सभी हैं। तो कहा गया है भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसकी रीति रिवाजों को फॉलो कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25। इसी के कारण यहाँ पे जो मुस्लिम होते हैं वो टोपी लगाते हैं, दाढ़ी रखते हैं, पजामा पहनते हैं। जो ईसाई हैं वो किरपाण धारण करते हैं, पग धारण करते हैं। जो हिंदू भाई हैं वो चोटी शिखा रखते हैं, धोती पहनते हैं, चंदन का धारण करते हैं, कलावा पहनते हैं। यह अनुच्छेद 25 के तहत है। ईसाई करास, गले में करास लटकाते हैं। क्यों? क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। यानी किसी धर्म को आप मान सकते हैं तो उससे संबंधित जो रीति रिवाज हैं उसका भी आप पालन कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी को धर्म कबूल नहीं करवा सकते। जबरदस्ती किसी को अपने धर्म में मिला नहीं सकते हो। धन से, लालच से, डर से, किसी भी प्रकार से धार्मिक प्रलोभन नहीं दे सकते। अनुच्छेद 26। अब भाई अगर किसी धर्म को आप मान रहे हो तो उस धर्म से संबंधित कुछ प्रबंध भी करोगे। मान लो हम हिंदू धर्म स्वीकार कर लिए तो भाई हमको उसके रीति रिवाज फॉलो करने हैं और रीति रिवाज के दौरान हमें सुबह सुबह पूजा पाठ करना है तो मंदिर का निर्माण करवाएंगे। सुबह अजान पढ़ना है, मस्जिद का निर्माण करवाएंगे। चर्च में गॉड का प्रेयर करना है, चर्च का निर्माण करवाएंगे। गुरुद्वारा का निर्माण करवाएंगे। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध में भी आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म से संबंधित कार्यों में प्रबंध कर सकते हैं। यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इन सब का निर्माण करवा सकते हैं और उस पर प्रशासन भी कर सकते हैं। उससे संबंधित जो धन होगा उसको स्वयं रख भी सकते हैं, उसे सरकार नहीं लेने आएगी। अनुच्छेद 27। अगर आप मंदिर मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं और अपनी सैलरी पूरी मंदिर मस्जिद में लगा दे रहे हैं तो आपकी सैलरी पे सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, यानी टैक्स फ्री रहेगा। और अगर आप धार्मिक कार्य नहीं करते हैं और पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं तो सरकार आपके धन पे टैक्स लगा देगी। तो अनुच्छेद 27 ये कहता है अगर धार्मिक कार्यों में धन खर्च कर रहे हो तो वो टैक्स फ्री रहेगा। इसीलिए आज के समय में जितने नेता हैं वो या तो मंदिर बनवा देंगे, मस्जिद बनवा देंगे, गुरुद्वारा बनवा देंगे, शिक्षण संस्थान खोल देंगे और सारा पैसा अपने बाप के नाम पे लगा देंगे। अपने माता पिता की स्मृति में विद्यालय चल रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, टैक्स दे ही नहीं रहे। अनुच्छेद 28। अगर कोई सरकारी विद्यालय है, चाहे सरकारी विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, प्राथमिक विद्यालय हो या नर्सरी हो, अगर वो सरकारी खर्चे से चल रहा है, सरकारी संस्थान है, तो वहाँ पे किसी भी धर्म संबंधी शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता। और ना ही उस संस्थान में किसी धर्म की बातों को सुनने के लिए या बोलने के लिए बाध्य किया जा सकता। अब बात होती है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, यानी अपने कल्चर को और अपने शिक्षा को बढ़ा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। ये अनुच्छेद 29 से 30 में व्याख्या किया गया है। अनुच्छेद 29 ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, अब अल्पसंख्यक कौन है? हमारे यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं, जबकि मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी ये सब अल्पसंख्यक हैं।
तो इनके हित में कुछ संरक्षण दिया गया है, इनके हितों को ध्यान में रखा गया। इसमें कहा गया है कि सभी शिक्षण संस्थानों में जिस प्रकार से बहुसंख्यक को दर्जा दिया जा रहा है, उसी प्रकार से अल्पसंख्यक को भी दर्जा दिया जाए। यानी जिस प्रकार से खुले मंच से बहुसंख्यक जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमारे अल्पसंख्यक भी एडमिशन लेंगे, पढ़ने जाएंगे, उनमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अगर कोई अल्पसंख्यक अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान खुलवाता है, जैसे कि मुस्लिम मदरसा खुलवाता है, हिंदू संस्कृत विद्यालय खुलवाता है, सिख अपने गुरु ग्रंथ साहिब का प्रचार करने के लिए धार्मिक संस्थान विद्यालय खुलवाता है, तो उसके विद्यालय को चलाने के लिए सरकार जो अनुदान देगी वो सभी को समान रूप से देगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, अगर ये अपने धार्मिक शिक्षण संस्थान की स्थापना करते हैं तो उनमें सरकार अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी और उस पर वो अल्पसंख्यक स्वयं प्रशासन करेगा, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये अनुच्छेद 30 कहता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। प्यारे भाइयों, अब बात आती है 6ठे नंबर के मौलिक अधिकार, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अब संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है? अगर ऊपर वर्णित, जो हमने अभी ऊपर वर्णन किया है, उन 5 अधिकारों में से किसी भी एक का हनन किया जाता है, चाहे वो किसी व्यक्ति के द्वारा, जन समूह के द्वारा, किसी संस्था, संगठन, निकाय के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, तो आप उसको लागू कराने के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उसके लिए आप लड़ सकते हैं जब तक कि आपके अधिकार को प्राप्त ना हो जाए। इसी कारण से भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कही। अब ये क्या है? अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपके अधिकार को दिलाने के लिए 5 प्रकार के रिट यानी 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। अब भाइयों ये कह रहे होंगे कि ये क्या है? तो ये कुछ इस प्रकार से है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर आपको जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया है और आपको ये लगता है कि हमने कोई अपराध नहीं किया गया है, अवैध रूप से हमें जेल में डाल दिया गया है, तो आप अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करोगे कि हमें जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहां आप याचिका दायर करोगे, वो आदेश देगा, जिसने आपको गिरफ्तार किया है वो आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। न्यायालय कहेगा कि जो जेल में, जिसे आपने जेल में बंद किया है, उस व्यक्ति को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करो शरीर सहित। इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह व्यक्ति है, इसे लग रहा है
कि इस ऑफिसर ने हमें इलीगल रूप से बंदी बना के रखा है। इसके वकील सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए और यह सुप्रीम कोर्ट इस ऑफिसर को बोला कि इस व्यक्ति को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करो। तो जो आदेश दिया इसी को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बात आती है परमा आदेश की। ये क्या होता है? परमा आदेश केवल सरकारी निकाय को ही दिया जा सकता है। अगर कोई सरकारी व्यक्ति है और अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, यानी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे आदेश देता है कि अपनी कार्रवाई ईमानदारी से करो, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। जैसे आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि कुछ व्यक्ति लाइन में लगे हैं टिकट लेने के लिए और टिकट काउंटर पे बैठा व्यक्ति ताश खेल रहा है और कह रहा है हमारा सर्वर डाउन है, हमारा सर्वर डाउन है, काम ही नहीं कर रहा है। तो जब ये लोग याचिका दायर करेंगे तो इनको सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाएगी कि तुम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। ये होता है परमा आदेश। अब बात आती है कि प्रतिषेध क्या होता है। तो प्यारे मित्रों, प्रतिषेध ये है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने निम्न न्यायालयों को आदेश देता है कि जो मामला आपके यहाँ है उस पर कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह आपके पावर में नहीं है। अगर कोई निम्न न्यायालय है और उसके पावर में कोई अधिकार नहीं है और वह उस पर कार्यवाही कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यह आदेश देगा कि प्यारे निम्न न्यायालय वाले, तुम यह कार्यवाही अपने यहाँ मत करो, यह आपके पावर में नहीं है। ये कहलाता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। अब आता है उत्प्रेषण। क्या है उत्प्रेषण? यह होता है कि अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय है और उसके यहाँ कोई मुकदमा चल रहा है तो वरिष्ठ न्यायालय आदेश देता है कि इस मुकदमे को सस्पेंड करो और अपने वरिष्ठ न्यायालय को भेजो। अधीनस्थ न्यायालय को वरिष्ठ न्यायालय आदेश देता है कि इस मुकदमे को निलंबित करो, सस्पेंड करो और वरिष्ठ न्यायालय को भेजो, अपने यहाँ मत देखो। ये होता है उत्प्रेषण। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। तो इसमें मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं प्रतिषेध क्या है। प्रतिषेध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात होती है। ये निम्न न्यायालय को आदेश देता है कि यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं, यानी आपके पावर में नहीं, ये आपको केवल ज्ञापित करता है। ये नहीं कहता है कि ऊपर भेजो, केवल यही कहता है कि यह कार्रवाई ना करें, ये आपके पावर में नहीं है, यानी उस पर आप कार्रवाई मत करिए, बल्कि उसे अपने यहाँ रख सकते हैं। लेकिन उत्प्रेषण में यह है कि वरिष्ठ न्यायालय निम्न न्यायालय को कहता है कि अपने यहाँ जो मामला देख रहे हो इसे तत्काल वरिष्ठ न्यायालय को भेजो। ये नहीं कहता कि कार्रवाई बंद करो, ये कहता है कि इसको तत्काल वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजो। तो ये दोनों में अंतर है। तो ये 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके अधिकार के बचाव में जारी कर सकता है। तो प्यारे मित्रों, यह था हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित थ्योरी। अब परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इसको एक एक करके हम अध्ययन करेंगे और कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। पहला क्वेश्चन है, किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार अल्पसंख्यक का दर्जा दिया? तो प्यारे मित्रों, वह धर्म था जैन। जैन धर्म को 2014 में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21A में
निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो प्यारे मित्रों, अभी जब मौलिक अधिकार का अध्ययन कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। 21A में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। तो प्यारे मित्रों, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिक और विदेशियों दोनों को दिया गया है। वह अधिकार क्षेत्र क्या हैं? वह अधिकार क्षेत्र यह है कि भाषा, लिपि और अल्पसंख्यक की संस्कृति का संरक्षण वह दोनों के लिए उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर 29 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है। तो प्यारे मित्रों, समानता का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, किंतु निजता का अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 29, तो प्रिय दर्शकों, प्रिय मित्रों, आपको बताया गया है अनुच्छेद 29 से 30 शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आपका शोषण नहीं हो सकता है। तो वह कौन सा है, इसमें आप देख सकते हैं। मानव जाति के अवैध क्रय विक्रय निषेध, यानी अनुच्छेद 29 में यह बताया गया था कि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? जीवन की सुरक्षा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किसमें बताया गया है? तो प्यारे मित्रों, अनुच्छेद 21 ये व्याख्या करता है कि आपके प्राण और देह की स्वतंत्रता है। तो वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। तो अनुच्छेद इसमें क्या दिया गया है? 21। तो अनुच्छेद 21 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो वह 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो प्यारे मित्रों, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, किंतु देश की रक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के ... से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। तो कौन सा है वो? कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप पढ़े हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 सारे मूल अधिकारों को लगभग समाहित किया गया है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो प्यारे मित्रों, आपको पता है इनकी संख्या कितनी है? 8, 7, 10, 11। तो शुरू में इनकी संख्या थी 7। तो ऑप्शन 7 सही है। बाद में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बताया गया। अब तो 6 हैं, लेकिन मूल में 7 थे। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। किस प्रकार का? कानूनी या मौलिक? तो शिक्षा का अधिकार हमारे देश में
मूलभूत अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में अपराध के लिए संरक्षण किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20, जब आपके ऊपर दोषारोपण हो चुका है तो किस प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं वो यहां पे व्याख्यित है। कैसा है अधिकार? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? यानी कि 31C किससे संबंधित है? तो किससे है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। हमने बताया है 12 से 35, तो 31C अनुच्छेद है तो किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता बताया गया है। किसी भी धर्म को विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 27 में बताया गया था कि किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो आप अनुदान करते हैं, धन खर्च करते हैं, वो करों से मुक्त होता है। यह किस प्रकार के अधिकार से संबंधित है? तो यह भारत के मौलिक अधिकार से संबंधित है जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का भारतीय संविधान में उल्लेखित है। इसमें पूछा गया कि मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वह मौलिक अधिकार कितने हैं? वर्तमान में 6, मूल में 7 थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता देती है। यह किससे संबंधित है? तो प्यारे मित्रों, यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 24 यह कहता है कि छोटे बच्चों को जोखिम भरे काम, कारखानों में नौकरी नहीं दिया जा सकता है। यह किससे संबंधित है? तो यह भारत के मौलिक अधिकार से संबंधित है जो भारतीय नागरिकों को दिए जा रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, इसमें बताया गया है कि अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर करा सकते हैं। ये किससे संबंधित है? तो प्यारे मित्रों, यह भी मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन क्या था? क्या था कि हम भारतीय नागरिकों को इतनी अधिकार प्रदान करें? तो एक लोकतंत्र की व्यवस्था करने के लिए, एक लोकतंत्रात्मक सरकार की व्यवस्था की स्थापना के लिए हमने इनको अधिकार दे रखे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त मुहावरा कानून की दृष्टि में समानता, यानी सभी लोग कानून के दृष्टिकोण में, कानून के नज़र में सब लोग समान होंगे, कहाँ से लिया गया है? तो प्यारे मित्रों, जब हम आपको अनुच्छेद 14 बता रहे थे तो हमने बताया था, और भारतीय संविधान के स्रोत में जब हमने आपको पढ़ाया तो उसमें भी हमने बताया है कि विधि के समक्ष समता, कानून की दृष्टि के रूप में समानता, ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन में क्या है? ब्रिटेन, तो हम लगाएंगे ब्रिटेन को। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा से सदृश नहीं है? यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें समानता की उदारवादी धारणा नहीं झलकती है। वो क्या है? विधि की समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता। ये तीनों समानता उदारवादी है, किंतु आर्थिक समानता उदारवादी नहीं है। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो किसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 32 के तहत आप जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में मूल अधिकार में शामिल नहीं है? तो वो कौन है जिसे भारत के मूल अधिकार में शामिल नहीं किया गया है? तो वो क्या है? सूचना का अधिकार। ये मूल अधिकार में नहीं है, ये 2005 में जोड़ा गया है।
कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत में संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा सुरक्षित है? अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या करता है, यानी कि आपके प्राण को कोई हरण नहीं कर सकता है सिवाय विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा। वो क्या है? वो क्या स्वतंत्रता देता है? वह स्वतंत्रता देता है जीवन की स्वतंत्रता। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो मौलिक अधिकार कौन निलंबित कर सकता है? तो मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है 3 स्थितियों में। जब कोई राष्ट्रीय आपात हो, सशस्त्र विद्रोह हो जाए या आंतरिक विद्रोह हो जाए, तो राष्ट्रपति कुछ मौलिक अधिकारों को छोड़कर सभी अधिकारों को सस्पेंड कर देता है। यह राष्ट्रपति को पावर है। और वह कौन से मौलिक अधिकार हैं? अनुच्छेद 21 आपका सस्पेंड नहीं किया जा सकता है किसी भी मामले में, चाहे वो आंतरिक हो और चाहे राष्ट्रीय आपात हो। कौन कानून महिला के हित के पक्ष में है? कौन सा कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है? नागरिक अधिकारों के संरक्षण का अधिनियम? नहीं। शरीर व्यापार निवारण अधिनियम, समान परिश्रमिक अधिनियम। तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी और सी, क्योंकि देह बिक्री और दास प्रथा पे जब प्रतिबंध लगा था तो उसके अंतर्गत महिलाओं का शोषण होता था, और जब प्रतिबंध लगा तो उनके पक्ष में हो गया। समान पारिश्रमिक अधिनियम, पहले महिलाओं को वेतन कुछ और दिया जाता था, पुरुषों को कुछ और दिया जाता था, तो जब ये दोनों लगे तो उनके पक्ष में हो गए, तो इसलिए बी और सी दोनों सही होंगे। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो सबसे पहले जानेंगे कौन कौन रिट की व्यवस्था की गई है, और जो नहीं की गई उसी में लगा देंगे ऑप्शन। व्यादेश, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध। तो इसमें व्यादेश की कोई व्याख्या नहीं की गई, अर्थात यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नहीं पूछा है। अधिकार परीक्षा तो होता है, परमादेश होता है, प्रतिषेध होता ही है। नेक्स्ट, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही। कौन सा मूल अधिकार पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया गया है? पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया जा चुका। तो छुआछूत का अंत पूर्ण रूप से लागू है। अब हमारे समाज में छुआछूत संबंधी व्यवस्था नहीं रह गई है, पूर्णतः नष्ट हो गया। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पे किसी अनुच्छेद में विचार किया गया है? माइनॉरिटी के विषय में कहां पे किया गया है? तो माइनॉरिटी में हमने बताया था संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 29 से 30 में व्याख्यित है। वो कहां है? तो 29 नंबर आपका सही जाएगा। निम्न में कौन सा अब भारत में मूल अधिकार नहीं रहा? कौन मूल अधिकार नहीं रहा? धर्म का अधिकार, संपत्ति का आधार, समानता, स्वतंत्रता। तो हमने बताया है कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा, यह कानूनी अधिकार बन गया है 86 अमेंडमेंट के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? अभी हमने बताया नेक्स्ट क्वेश्चन में ही कि संपत्ति का अधिकार एक वैधिक अधिकार है। मूल अधिकारों में संबंधित मामला कौन सा है? तो मूल अधिकार से संबंधित जो मामला था वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में था। तो प्यारे मित्रों, ये हमारी थ्योरी और क्वेश्चन की श्रृंखला रही। इससे संबंधित सभी प्रश्न हल कराए गए हैं। अगर आप लोगों को लगे कि और क्वेश्चन होना चाहिए तो आप अपने कमेंट लिख के मुझे भेजें, मैं इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आएंगे। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल, यूजफुल और अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे संबंधित PDF अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।